आपको सारा कंसेप्ट लगभग मार्केट का, ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी, ये सब चीज़ें तो समझ में आएगी हैं। मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग को मैंने ऑन किया कि नहीं? रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर ली है, ठीक है। चलिए, तो अगर ये आ रहा होता एग्जाम में तो मैं इसको आज कंप्लीट ही कर देता, लेकिन नहीं आ रहा तो थोड़ा सा आराम से करते हैं। चलिए, आई होप आप सबकी तैयारी होगी बेटा, ठीक है। आपने ज़रूर पार्टिसिपेट करना है। आपके जो टेस्ट होगा उसके 3 पार्ट होंगे। एक पार्ट होगा सिक्योरिटी लॉ का, एक पार्ट होगा ECIPL का। और कनिष्का ने ज्वाइन नहीं किया? कनिष्का देखो, कनिष्का ने ज्वाइन किया? अच्छा, सो तुम हो, ओके ओके बेटा। और तीसरा पार्ट होगा हमारा जूरिस्प्रूडेंस का, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे ने दिसंबर अटेम्प्ट दिया है तो प्लीज़ डू नॉट कंसिडर बिफोर 25 फरवरी यू आर पास, ठीक है। कंसिडर योर सेल्फ इन द जर्नी इटसेल्फ, ठीक है कनिष्का बेटा। तो आपको ये जो गलती बच्चे करते हैं, ये जो ये बच्चे ट्रैप में क्या फंसते हैं, पीछे की 2-3 महीने वेस्ट कर देते हैं और फिर दूसरा अटेम्प्ट सिर पे आ जाता है और फिर वहां से फिर से दोबारा वो गलती करते हैं कि एक अटेम्प्ट देने। एक अटेम्प्ट देना एक कंफर्ट है, सिंगल ग्रुप देना एक कंफर्ट है, लेकिन जब इंस्टीट्यूट ने 2 ग्रुप का प्रावधान किया है तो हम सिंगल ग्रुप का कर रहे हैं, इसीलिए हम उसे आसान कर रहे हैं। चलो, आप कर सकते हो, मान लिया लॉजिकली आप ऐसा कर रहे हो, कर भी सकते हो, इसमें कोई पाप भी नहीं है। लेकिन एक अटेम्प्ट देने के बाद दोबारा से फिर सिंगल ग्रुप देना मूर्खता है, ठीक है। इसीलिए इस ट्रैप में नहीं फंसना कनिष्का बेटा। हो सकता है कि आपके पेपर बहुत अच्छे हुए हों, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, ठीक है बेटा। अगर देखो बेटा तुम पास हो गई तो फिर तुम, एक तो ग्रुप हट गया, फिर एक ही ग्रुप की तैयारी करनी है बाकी के टाइम। जब तक 25 फरवरी नहीं आ जाती बेटा, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करो। अदरवाइज भी तुमने अगस्त में एंटर करनी थी प्रोफेशनल में, अभी भी तुम अगस्त में एंटर करोगी बेटा, चाहे वट एवर रिजल्ट ऑफ दिसंबर, चाहे दिसंबर में तुम पास हो के तो हम सब लड्डू खाएंगे, नहीं पास हुई तो फिर हम जून में देंगे दोनों को, ठीक है बच्चे। लेकिन आपने जो इंटेंसिटी एग्जाम में मेंटेन की थी, उस इंटेंसिटी को अब रुकनी नहीं चाहिए बेटा। उसी इंटेंसिटी को, उसी एनर्जी के साथ, उसी एंथुसियाज्म के साथ आपने पढ़ाई जारी रखनी है, ठीक है बेटा। ये आपको की बता रहा हूँ, एक ऐसा फॉर्मूला बताया कनिष्का बेटा आपको मैंने, अगर तुम इसे फॉलो करोगी तो आप CS को बहुत इजीली कंप्लीट भी करोगी। और क्योंकि बेटा हमारे प्रोफेशन में ड्रॉप आउट रेट ना बहुत ज़्यादा है, लेकिन बच्चों को सिस्टमेटिक तरीके से चलना नहीं आता, इसीलिए वो ड्रॉप आउट करके भाग जाते हैं फिर बाद में फ्रस्ट्रेट होकर। लेकिन मैं आपको ऐसा होने नहीं दूंगा अगर आप मेरी बात मान के चलोगे तो, ठीक है बच्चे। अब 4 तरह का टेस्ट देना है आपने, नो मैटर व्हाट, कि आपके इतने अच्छे एग्जाम हुए हैं, ठीक है बच्चे। चलिए, 3 पार्ट होंगे जूरिस्प्रूडेंस। हाँ बेटा, मेरे को देना है, बिल्कुल देना है, देना है आपको, देना है बेटा, बिल्कुल देना है। सर मैंने तो चैप्टर ही नहीं करे कुछ, अरे कुछ बेटा, तू ये बात बोलेगी क्या? नहीं, आर्बिट्रेशन पर लिखने के लिए कुछ कंटेंट भी तो होना चाहिए। आज से भी तूने नहीं किया क्या मेरे साथ? नो सर। चल ठीक है बेटा, इस टेस्ट को देख लियो, तो अगला टेस्ट की से तैयारी जरूर करियो। ये टेस्ट में आपके लिए, इस टेस्ट को ओके थोड़ा सर। सा करता हूँ, मन करे तो देख लेना आपको, ठीक है बेटा। लेकिन आई शुड नॉट ओके मिस सर। एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रैक्टिस बेटा। जो चैंपियंस होते हैं ना वो प्रैक्टिस से प्यार करते हैं बेटा, ठीक है। चलिए, ओपन बुक कर लूंगी सर इसको। ओपन बुक कर लियो, चलिए ये बात मान लेते हैं, ओपन बुक कर लियो, ठीक है बेटा। यस सर। चलो ठीक है, आओ बेटा। बाकी ये कनिष्का के लिए है, बाकी का ओपन बुक नहीं है। यहाँ पे जो बच्चे यहाँ पे आते हैं उनका टेस्ट मैं ऑनलाइन चेक नहीं करूँगा, पहले बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आपने देना है तो दो। जो बच्चे यहाँ पे आते हैं जो सिर्फ ऑनलाइन लगाते हैं, सिर्फ ओनली 2,000 अलाउड है। खुशी, यू हैव टू कम हेयर बेटा, अगर ये स्ट्राइक वगैरह रास्ता खुला है तो आपको आना ही पड़ेगा। हाँ जी सर, बस उसी की प्रॉब्लम है, अगर हाँ, तू स्ट्राइक बहाना लगा ना तो लगाइयो, तू पैदल आ जाइयो, मुझे कोई बात नहीं, ठीक है, पर मुझे ठीक। बहाना नहीं चाहिए, एक्सक्यूज नहीं चाहिए कोई भी। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि वो सब रास्ते बंद करके रखेंगे 4 तारीख तक। 2 ही तारीख है ना, 3 भी है, 4 भी है, मेरे ख्याल से खुल जाना चाहिए, ठीक है बच्चे। चलिए, कुछ बातें समझते हैं पहले ना, कुछ चीज़ें हम बेसिक बात क्लियर कर लेते हैं बेटा। सेबी को इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, मेन इसका काम ये है। अब कुछ लोगों ने एक बिजनेस का एक जरिया बना लिया, पैसा इकट्ठा करते थे, साथ में मिलकर इन्वेस्टमेंट कर देते थे, एक प्रोजेक्ट में लगा देते थे, और वो प्रोजेक्ट कई बारी बहुत अच्छे अच्छे सक्सेस मिल गई तो लोगों ने उस कंसेप्ट को कॉपी करना शुरू कर दिया, ठीक है बच्चे। अब इसमें क्या होता है कि लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, किसी बिजनेस में लगाते हैं,
और वहाँ से जो प्रॉफिट और रिटर्न होता है उसको शेयर करते हैं। ये कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को ना हम कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम कह रहे हैं। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, एक फंड बनेगा, ठीक है बेटा, एक फंड बनेगा। इस फंड को सभी बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। पहले इसमें कंट्रीब्यूटर्स होंगे, कंट्रीब्यूटर्स जिनको हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टर्स, ठीक है बेटा। स्क्रीन में दिख रही है। स्क्रीन मैंने शेयर तो की हुई है बेटा, अब मैं दोबारा कर देता हूँ, एक बार रुको। ये प्रॉब्लम अब से आने लगी है, कुछ दिनों से, पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था। अभी प्लीज बताओ, शाबाश, आ रही है कि नहीं? बड़े प्यार से हाँ, इस कंसेप्ट को आप बहुत प्यार से सीखना है बेटा, ठीक है, समझ में ये बात नहीं। अभी स्क्रीन नजर आ रही है? ये फंड बना है, ये फंड बना है। इस फंड को में कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, फिर इस फंड को हम डिप्लॉय करते हैं, डिप्लॉय करते हैं किसी बिजनेस के अंदर, ठीक है बेटा, किसी बिजनेस के अंदर। ये बिजनेस क्या देगा, रिटर्न्स देगा, ठीक है। इस रिटर्न्स को या कैपिटल एप्रिसिएशन को, सीए मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन को, इन इन्वेस्टर्स के साथ बांट दिया जाएगा। ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट का एक कंसेप्ट है, ठीक है बेटा। फिर समय बीतने के साथ साथ ना इसमें कुछ फ्रॉड्स, धांधलियां होने लगी। अब धांधलियां जब होने लगी तो लोगों के ग्रीवेंसेस आने लगे सरकार के पास, तो सरकार ने इसके ऊपर संज्ञान लिया, इसका कॉग्निजेंस लिया, और कॉग्निजेंस लिया तो फिर इसके लिए कुछ रूल्स बना दिए, जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, ठीक है बच्चे। आज की क्लास बड़ी ही कॉम्पैक्ट है, बड़ी ही पर्पसफुल है, और बहुत ही प्यार से आपने सीखनी है ये वाली चीज़ें, ठीक है। अब ये जो फंड इकट्ठा हो रहा है ना, ये फंड, इस फंड को से क्या आएंगी, एसेट्स आएंगी, ठीक है। फंड से क्या आएंगी बच्चे, एसेट्स आएंगी। अब इन एसेट्स को लेके ना, ठीक है बेटा, अब फंड से कौन सी एसेट्स आएंगी, इसके लिए डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी ना बेटा। ये डिसीजन मेकिंग कौन करेगा, एक तो ये चीज सीखनी है। फंड्स को एसेट में कन्वर्ट करना है ना, कि मुझे जमीन खरीदनी है, आपके पास मान लो 10 लाख रुपए हैं, आपको क्या खरीदना है उसमें से, तो ये तो डिसीजन लेना पड़ेगा ना बेटा। तो दो बातें हैं, एक तो डिसीजन मेकिंग, और जब ये एसेट्स आएंगी तो इनकी ओनरशिप इनके नाम होगी, ठीक है बच्चे। ये जो फंड होगा ना, ये फंड को हम एक कंपनी के फॉर्म में बनाएंगे, एक रजिस्टर्ड कंपनी बनाएंगे आरओसी के अंदर, कंपनी लॉ के अंदर। और इस कंपनी के मेनली 2 ऑर्गन्स होंगे, एक तो डिसीजन मेकिंग वाला ऑर्गन, एक ओनरशिप वाला ऑर्गन। जो डिसीजन मेकिंग वाला ऑर्गन होगा इसका, उसको हम बोलेंगे कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, इसको बोलेंगे कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजमेंट कंपनी, या ऐसा कुछ नाम है इसका, फंड मैनेजमेंट कंपनी, फंड मैनेजर, या इसमें मैं एक चैप्टर में देख लेता हूँ, CISM मतलब कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट है ना, मतलब इसको भी मैं फंड मैनेजर लिख रहा हूँ, एग्जैक्टली नाम मैं इसका मिस कर रहा हूँ, क्या नाम था इसका, फंड मैनेजर टाइप चीज होती है। जैसे म्यूचुअल फंड में एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है ना, AMC होती है, यहाँ पे CIMC होती है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजमेंट कंपनी। इस तरह का फंड मैनेजर होता है ना, उसका नाम देख लेंगे चैप्टर से, जो भी है, एक बारी मेरे माइंड से स्लिप हो गया अभी, ठीक है। और दूसरा, ओनरशिप किसके नाम रहेगी, ट्रस्टी के नाम रहेगी, ठीक है। यानी डिसीजन मेकिंग एक ऑर्गन डिसीजन मेकिंग करेगा, और एक ऑर्गन के पास उसकी ओनरशिप रहेगी। जिसके पास ओनरशिप रहेगी उसको ट्रस्ट बोलेंगे, और जिसके पास डिसीजन मेकिंग होगी उसके फंड मैनेजर बोलेंगे। और ये सारा सेटअप बनेगा कंपनी के फॉर्म में। और सेक्शन 11AA इसके ऊपर, सेबी का जो सेक्शन 11AA है, जो हमने सेबी पढ़ते हुए मिस किया था, ये सेक्शन इसे डिफाइन करता है कि ये होता क्या है, ये कंसेप्ट होता क्या है, ठीक है बच्चों। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बताओ। एक हमने ना पूल ऑफ फंड बनाया, एक फंड बनाया, उस फंड को किसी बिजनेस की तरफ डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। और उस फंड को अब हम एक कंपनी के फॉर्म में बनाएंगे, ताकि उसको हम बेटर तरीके से रेगुलेट कर सकें, और उसमें प्रोफेशनलिज्म इन्फ्यूज कर सकें, प्रोफेशनलिज्म उसमें हम प्रोफेशनलिज्म डाल सकें, इन्फ्यूज कर सकें, इसीलिए उसे कंपनी के फॉर्म में बनाते हैं। और उसके बेसिकली 2 ऑर्गन्स होते हैं, एक तो डिसीजन मेकिंग वाला ऑर्गन, और दूसरा ओनरशिप वाला ऑर्गन, ठीक है बेटा। अब ये सेक्शन 11AA पढ़ेंगे सेबी का, और ये फंड में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो सीखेंगे, और मेन जो पॉइंट्स इसको रेगुलेट करने के हैं वो पॉइंट्स हम सीखेंगे। और लास्ट के 10 मिनट में हम सीखेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे ये इवॉल्व हुआ,
आज का जो इसका प्रारूप है और इसमें ये कैसे इवॉल्व हुआ, और कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है, ये तो सर म्यूचुअल फंड जैसा लग रहा है बिल्कुल, लेकिन म्यूचुअल फंड जैसा है लेकिन बहुत सारी चीज़ों जैसा लगेगा। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जैसा भी लगेगा, जिसने एआईएफ पढ़ा हुआ है उसको एआईएफ जैसा लगेगा, जिसने म्यूचुअल फंड पढ़ा है उसने म्यूचुअल फंड जैसा लगेगा, जिसने प्रोविडेंट फंड पढ़ा है उसे प्रोविडेंट फंड जैसा लगेगा। ठीक है, अब उनमें और इन सब में क्या फ़र्क है, ये आज की क्लास में हम पूरी तरह तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन काफ़ी सारा हद तक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि इसे म्यूचुअल फंड क्यों नहीं कह सकते, इसे प्रोविडेंट फंड क्यों नहीं कह सकते, इसे हम एआईएफ क्यों नहीं कह सकते, इसे वेंचर वीसीएफ क्यों नहीं कह सकते, वेंचर कैपिटल फंड क्यों नहीं कह सकते। ठीक है बेटा, इसका रीज़न भी मैं देने की कोशिश करूंगा, लेकिन पूरी तरह से तो कॉम्प्रीहेंड नहीं हो पाएगा, लेकिन काफ़ी हद तक आपको समझ में आ जाएगा। और जब इस चैप्टर के साथ हम म्यूचुअल फंड वगैरह पढ़ लेंगे, इसमें और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है, जब म्यूचुअल फंड पढ़ेंगे तो जाके पूरी पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। आपको तब तक आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन ट्रू पिक्चर बिल्कुल डिफरेंस जो होगा दोनों का इसमें और इसमें, वो म्यूचुअल फंड में आपको मैं समझाऊंगा। लेकिन अभी आपने ये अजम्पशन लेना है, इसकी आवाज़ कम कर ले बेटा, आवाज़ जीरो कर ले इसकी। अभी आपने ये अजम्पशन लेना है कि ऐसा कुछ और हमने नहीं पढ़ रखा, हमने इसी को समझना है ताकि हम सिंप्लीफाई करके चलें। ठीक है बेटा, लाइफ को सिंप्लीफाई करना है। पढ़ने का मकसद लाइफ को कॉम्प्लिकेट करना नहीं है, बल्कि लाइफ को सिंप्लीफाई करना है। तो पहले हम इसे ना बड़े ही सिंपल अंदाज से लिटरली पढ़ेंगे, जो हमें पढ़ रहा है, जो लिखा है उसे पढ़ने की, कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। हाँ बेटा, कोई आप हाथ खड़ा कर रहा था आप में से कोई, प्लीज बताओ। शाबाश सर वो यही था कि म्यूचुअल फंड जैसा लगा। अच्छा, यही पॉइंट पूछ रही थी, ओके। हाँ, म्यूचुअल फंड जैसा लग ही रहा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी तो ये एएमसी होती है, ट्रस्टी होता है, एक स्पॉन्सर होता है जो कंपनी के फॉर्म में बनाते हैं, वो भी लगभग ऐसा ही होता है कंसेप्ट, लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क है, कुछ फ़र्क है बेटा, है ना, बहुत सारा फ़र्क है। ठीक है, वैसे आपके मन में क्यूरियोसिटी है तो शांत कर देता हूँ मैं उसको बेटा। ठीक है, म्यूचुअल फंड में तो एक रिक्शा वाला भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, है ना, एक रिक्शा वाला भी है, अगर एक कोई आदमी 10 रुपये कमाता है ना, वो भी म्यूचुअल फंड का पार्ट बन सकता है, एक यूनिट खरीद सकता है म्यूचुअल फंड की। अगर आप रोज 10 रुपये लगाना चाहते हो तो आपको कोई ना कोई स्कीम मिल जाएगी 10 रुपये लगाने के लिए। समझ में आई बात की नहीं आई? और म्यूचुअल फंड जो है ना बेटा, वो उनकी जो यूजुअली उनकी भी आजकल म्यूचुअल फंड में बहुत स्कीम आ गई हैं, तो थोड़ा सा ओवरलैप भी हो जाता है इसके साथ। लेकिन म्यूचुअल फंड बेसिकली कॉर्पोरेट्स में इन्वेस्ट करता है, और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। समझ में आई बात की नहीं आई? म्यूचुअल फंड दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, दूसरी बिजनेसेस में। ठीक है बच्चे, लेकिन यहाँ फंड कंट्रीब्यूट करके हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। समझ में आई बात? जैसे मान लो तू और मैं मिलके एक खेत खरीद लेते हैं, हम बोलते हैं तेरे को भी खेती करने का शौक है, मेरे को भी खेती करने का शौक है, तुझे भी भैंस पालने का शौक है, मेरे को भी भैंस पालने का शौक है। ठीक है, तो हम दोनों कंट्रीब्यूट करके, अच्छा हम देखते हैं कि हम दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। अब तो कहते हैं सर मेरे पास भी थोड़े से पैसे हैं, आपके पास भी थोड़े से पैसे हैं, तो फिर हम क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ आपको, आप अपने फ्रेंड्स को रिलेटिव्स को समझाओ, मैं अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को समझाता हूँ, तो टारगेट बनाते हैं कुछ 50 करोड़ तुम इकट्ठे करो, 50 करोड़ मैं इकट्ठे करता हूँ, तो 100 करोड़ का एक फंड बनाते हैं। ठीक है, और उससे ना फिर हम एक बड़ा फार्म यूज करेंगे, वहाँ पे हम सारी अपनी जो बिजनेस भी करेंगे और जो हमारी हॉबीज़ हैं उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। तो ये हम जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं ना, फिनिश का पैसा इकट्ठा कर रहे हैं ना, हम दोनों इस बिजनेस को करेंगे मिलकर। ठीक है बच्चे, लेकिन म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड में हम पैसा इकट्ठा करेंगे, लेकिन ना हम दूसरे बिजनेसेस में लगा देंगे, डायरेक्ट कंपनीज में लगा देंगे। अब थोड़ा सा इसमें ओवरलैप होता है बेटा, ये बात भी माननी पड़ेगी आपको, बात समझ में आएगी नहीं है ये, लेकिन सारा ट्रू डिफरेंस है ना बेटा, वो म्यूचुअल फंड में समझ में आएगा। ठीक है, अभी आपने सिर्फ इसका लिटरल सेंस में जाओ, कलेक्ट करके फंड बनाएंगे, उस फंड की ओनरशिप, एसेट्स की ओनरशिप ट्रस्टी के पास रहेगी, डिसीजन मेकिंग सीआईएमएस, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट स्कीम है, मेरे सीआईएमएस मुझे याद आ गया जो मैं मूव कर रहा था, सीआईएमएस के पास रहेगी। ठीक है बच्चे, समझ में आ रही बात की नहीं? एक कंपनी की फॉर्म में बनाएंगे, और सेबी की इसमें जो सेबी एक्ट की डेफिनेशन है पहले वो कॉम्प्रीहेंड करेंगे, और जो बाकी इसकी प्रोविजंस हैं, कंसेप्ट्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। समझ में आई बात की नहीं? इस बार आया है एग्जाम में, ये तो इसका क्वेश्चन इस बार आया है एग्जाम में, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। ठीक है बच्चे, समझ में आ रही है कि नहीं? कोई भी डाउट है किसी के मन में तो बताओ, कोई भी आप में से कुछ पूछना चाहता है तो आप पूछो। अच्छा, तो चलो फिर शुरुआत करते हैं सेक्शन 11AA से। प्लीज ओपन दिस बुक। यहाँ से थोड़ा सा मैं स्टॉप कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए। चलो अब उसके मीनिंग को एक बार हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो ये
ये जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया ना, दिस इज द सेंटेंस ऑफ दिस चैप्टर. सेबी द पावर टू रेगुलेट ऑल पुलिंग ऑफ फंड्स अंडर एनी स्कीम और अरेंजमेंट इन एक्सेस ऑफ 100 करोड़ बट नॉट रेगुलेटेड बाय एनी अदर लॉ. दो बातें, दो पॉइंट फोकस करने हैं यहाँ से. एक पॉइंट तो ये है कि सेबी ने, ठीक है बेटा, एक ऐसी स्कीम बनाई है कि आपने 100 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फंड्स इकट्ठा किया हो, ठीक है बेटा, इन एक्सेस ऑफ 100 करोड़, ध्यान रखना, इन एक्सेस ऑफ 100 करोड़ है, 100 करोड़ नहीं कवर कर रहे, 100 करोड़ से ज़्यादा वो कवर कर रहे हैं, ठीक है. और दूसरा पॉइंट इसमें है कि वो किसी और लॉ में कवर ना होता हो. कोई और लॉ का मतलब यहाँ क्या है, कोई भी प्रोविडेंट फंड, कोई भी AIF, कोई भी म्यूचुअल फंड, कोई भी कंपनी डिपॉजिट्स, कोई भी बैंकिंग डिपॉजिट्स, कोई भी पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, कोई भी आपका पेंशन स्कीम्स, है ना, कोई भी आपके एम्प्लॉयज बेनिफिट स्कीम, कुछ भी लॉ में अगर कवर नहीं हो रहा और 100 करोड़ से ज़्यादा कॉर्पस है तो वो ऑटोमेटिकली स्लिप्स इनटू CIS. ठीक है बच्चे. इसका क्या क्या बनाया, क्योंकि किस रिस्पॉन्स में सेबी ने बनाया, क्योंकि देखो मार्केट में ना बहुत सारी पोंजी स्कीम मतलब मामू बनाने वाली स्कीम्स का बाढ़ आ गई थी, है ना, जिसमें लोगों को इन्वेस्टमेंट डबल ट्रिपल, इंसानी कमजोरी है ना, इंसान फितरत से लालची है, ठीक है, वो बिना कुछ करे बहुत कुछ पाना चाहता है, ठीक है, ये इंसानी की फितरत है. तो इस फितरत का कुछ लोग फायदा उठाते हैं, वो स्कीम से इंट्रोड्यूस करते हैं कि तुम दिन रातों रात अमीर बन जाओगे, रातों रात बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लोगे. इन स्कीम्स के झांसे में आके इन्वेस्टर्स अपनी गाढ़ी कमाई खो देते हैं, ठीक है. तो उसको बचाने के लिए कि तुम कोई भी मार्केट में पूल पैसा इकट्ठा कर रहे हो और वो किसी लॉ में कवर नहीं हो रहा, तुमने तिकड़मबाजी करके ला के लूप होल्स ढूंढ के, मान लो तुम सभी कानूनों से बच गए और फिर भी तुम एक स्कीम इंट्रोड्यूस करने में कामयाब हो गए, तो CIS आपके ऊपर लग जाएगी अगर ये दो कंडीशन आपने पूरी कर दी. तो ये इसका मीनिंग था. दो मीनिंग, एक तो लिटरल मीनिंग बताया ना ये आपको बेटा, एक तो ये मीनिंग वाला बताया, और मीनिंग का दूसरा पार्ट है सेक्शन 11AA की, सेक्शन 11AA की डेफिनेशन बेटा, वो हम आओ शुरू करते हैं, पढ़ते हैं, शाबाश बेटा. फिर इसका जेनेसिस हम देखेंगे, यानी ये कैसे इवॉल्व हुआ. इसके ऊपर सरकार ने कमेटी बनाई थी, इसका कमेटी का नाम होगा चेयरमैनशिप ऑफ, एक कमेटी बनी थी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर SA दवे. इस कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दी थी, उस रिकमेंडेशन के ऊपर ये कंसेप्ट इवॉल्व हुआ है. तो ये हम लास्ट पार्ट पे करते हैं, पहले हम डेफिनेशन करेंगे फिर आएंगे इसके ऊपर, ठीक है बच्चे. तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम की डेफिनेशन को समझने के लिए इसके 3 हिस्से कर दिए हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3. ठीक है बेटा. नंबर 1 क्या है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम मीन्स एनी स्कीम और अरेंजमेंट विच सेटिस्फाइज द कंडीशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 11AA. ठीक है बेटा, ये कहता है कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम वो स्कीम होगी जो 11AA की शर्तों को पूरा कर दे. ठीक है, क्या कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस लिखी हैं सेक्शन 11AA के अंदर. तो इसका सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि सेबी एक्ट 1992 प्रोवाइड्स दैट एनी स्कीम और अरेंजमेंट विच सेटिस्फाई द कंडीशन, या तो सब सेक्शन 2 की कंडीशन पूरी कर दे या 2A की पूरी कर दे. मेरे ख्याल से इस पॉइंट की जरूरत नहीं थी, तो इन्होंने बना दिया, तो चलो इंस्टीट्यूट ने बना दिया तो बना दिया, ठीक है. अब क्योंकि ये पॉइंट वही कह रहा है जो ये वाला पॉइंट कह रहा है कि ये इसी एक ही पॉइंट बन सकता था ये, यानी ऐसा सब सेक्शन 1 ये कह रहा है कि कोई भी स्कीम तुम लेके आए, ठीक है, या तो उसने 11AA सब सेक्शन 2 को पूरा कर दिया, या फिर और 11AA 3 के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर दिया, तो वो स्कीम क्या बन जाएगी, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम बन जाएगी. तो सेबी के दायरे में वो आ जाएगी. समझ में बात नहीं है, पढ़ो शाबाश इसको एक बारी. इसको एक और डायग्राम बना दिया इसने यहाँ पे, ठीक है बेटा. तो 2 कहता है 2A या 3, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम सब सेक्शन 1 ये कहता है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम मतलब जो स्कीम इस सेक्शन में डिफाइन की गई है. 2 की रिक्वायरमेंट क्या है, 1 2 3 4, और 2A कहता है एनी स्कीम और अरेंजमेंट मेड और ऑफर्ड बाय एनी पर्सन सेटिस्फाइंग द कंडीशंस एज मे बी स्पेसिफाइड इन अकॉर्डेंस विद रेगुलेशन मेड बाय सेबी. 2A बाद में इंसर्ट किया गया इसके अंदर. 2A ये कह रहा है कि कोई भी स्कीम जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम की रेगुलेशन के लिए CIS को रेगुलेट करने के लिए सेबी ने कोई स्कीम बनाई, और कोई भी उस स्कीम के अकॉर्डिंग डेफिनेशन को पूरा कर रहा है, तो वो भी क्या बन जाएगी, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम. ठीक है, जो सबसेक्शन 2 की बातों को पूरा कर देगा वो भी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, और जो सबसेक्शन 3 को पूरा कर देगा वो भी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम.
ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम को डिफाइन करने की कोशिश की है। मैं आपके लिए एक बारी बेयर एक्ट की डेफिनेशन भी खोल देता हूँ, सो दैट कि आपको ना कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है ना। तो ये डायग्राम बनाने के चक्कर में कई बार कॉम्प्लिकेट कर देता है, सिंप्लीफाई करने के चक्कर में कॉम्प्लिकेट कर देता है चीज़ों को, ठीक है। तो सेक्शन 11AA, तो मैंने क्या सिखाया था आपको, क्या सर्च करना है, इंडियन कानून का लिंक, है ना, इंडियन कानून। पढ़ो बेटा, ये 2 है और इसमें 2A नहीं है, देखो ये क्योंकि ये पुराना है ना, 2A भी इसमें आ चुका है। पहले बोलता है कि एनी स्कीम अरेंजमेंट विच सेटिस्फाई द कंडीशन रेफर्ड टू इन 2 कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, ठीक है बेटा। सब सेक्शन 2, जो सब सेक्शन 2 की कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है वो रिक्वायरमेंट पूरी करेगा तो वो CIS बन जाएगा। 2A में फिर डाल दिया इन्होंने, एक अमेंडमेंट कर दी, 2A डाल दिया। 2A कहता है सेबी चैप्टर खोलो, उसमें 2A मिलेगा आपको। सेबी अपने बेरेक्ट खोलो, सेबी चैप्टर खोलो, सभी बच्चे सेबी चैप्टर खोलो बेटा। सेबी चैप्टर में वो आपको 2A मिलेगा, ठीक है, जो हम स्किप करके आए हैं। वो 2A ने कह दिया कि 2A ने जानते हो क्या कह दिया, 2A ने ये कह दिया कि सेबी ने जो रेगुलेशन बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग भी कोई कंडीशंस पूरी कर दे उन रेगुलेशन की तो बन जाएगा कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। और सब सेक्शन 3 ये कह रहा है कि नॉट विद स्टैंडिंग अंडर सब सेक्शन 2 में जो पड़ा है वो भूल जाओ, कि अगर कोई स्कीम इनमें फॉल नहीं हो रही और उसने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पूल कर लिया तो क्या हो जाएगी, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम हो जाएगी, ठीक है ना बच्चे, बात समझ में आएगी। ये मैंने बेरेक्ट की शक्ल भी दिखा दिया आपको, लेकिन इस बेरेक्ट में पुराना बेरेक्ट है, इसमें अमेंडमेंट नहीं है, तो अमेंडेड हो चुका है। आप बुक खोल के, बुक में सेबी चैप्टर खोल के वहाँ पे सेक्शन 11AA भी पढ़ सकते हो बेटा, क्रॉस चेक कर सकते हो आप। वहाँ पे आपको 3 सेक्शन मिलेंगे, 1, 2, 2A और 3, ठीक है बेटा। 1 कह रहा है कि जो कंडीशंस पूरी करेगा वो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, 2 उन शर्तों को बता रहा है, 2A ये कह रहा है सेबी जो रेगुलेशन बनाएगी उसकी शर्तों को जो पूरा करेगा वो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। 3 ये कह रहा है कि इनमें से किसी में फॉलो नहीं करोगे, 100 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट पूल कर लोगे तो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। बात समझ में आ रही कि नहीं। 1 कह रहा है जो 11AA की शर्तों को पूरा करेगा कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। 2 ने शर्तें बताई, ये शर्तें हैं कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम की। 2 ये कह रहा है कि सेबी की रेगुलेशंस के हिसाब से कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। और 3 ये कह रहा है कि सबको भूल जाओ, अगर कोई इनमें फॉल नहीं हुआ और 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पूल कर ली तो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। बोलो बच्चे, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है, ठीक है, मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है, दोबारा बता रहा हूं। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम क्या, जो 11AA की शर्तें पूरी करेगा। 11AA इसमें 11(2) भी शर्तें लिखी हैं कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम की ये शर्त, ये शर्त, ये शर्त, ये 5-6 रिक्वायरमेंट्स हैं, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम बन जाएगी, ठीक है। 2A बाद में इंसर्ट किया। 2A ये कह रहा है कि क्योंकि सेबी के पास रेगुलेट करने की पावर है और सेबी ने रेगुलेशन बनाई और उसमें सेबी ने मान लो किसी भी स्कीम को इस नेट के अंदर ले लिया, ठीक है, क्योंकि सेबी ने के पास पावर है, सेक्शन 11AA ने सेबी को पावर दी है और सेबी ने रेगुलेट करके किसी भी स्कीम को 11AA के अंदर ले लिया तो वो क्या बन जाएगी, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। 2 के अकॉर्डिंग हुई या 2A के अकॉर्डिंग हुई। 3 नेगेटिव तरीके है, 3 में किसी ने कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम बनाई नहीं थी बल्कि बन गई। समझ में आई बात की नहीं आई। आपने कुछ बनाया था, सेबी ने कहा अरे ये तो तुमने 100 करोड़ ज्यादा इकट्ठा कर लिया भाई, और इसमें कौन सा ला लग रहा है, कोई नहीं ला लग रहा, ये क्या है फिर, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। ये सबसे तरीका है। 1 क्या कह रहा है, कोई भी स्कीम जो 11AA की शर्तें पूरी करता है वो क्या है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। शर्तें हैं क्या, 2 में लिखी हैं। 2 में क्या लिखी हैं, शर्तें। 2 की शर्तें तो हैं लेकिन सेबी के पास भी रेगुलेट करने की पावर है, तो सेबी की रेगुलेशन की वजह से आ गई, वो भी क्या, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। और 3 कहता है कि कोई भी स्कीम तुमने पैसा इकट्ठा कर लिया, कोई भी पैसा फंड इकट्ठा कर लिया और वो किसी कानून में नहीं फंसे तो क्या बन गई, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। लेकिन कंडीशन ये है कि कॉर्पस कितना होना चाहिए, मोर देन 100। कितने बच्चों को समझ में आ गई बेटा बात। अब हम एक बारी एक सिस्टमैटिक तरीके से भी इसको कर लेंगे। हाँ जी बच्चों को डाउट है तो प्लीज आप बताना। आओ जी, एक बारी हम इसको भी देख लेते हैं, डायग्राम को भी देख लेते हैं। आओ एक बार जैसे ना 2 क्या कह रहा है, अब 2 की शर्तें पढ़ो, शाबाश। 2 कह रहा है, 2 की 5 बातें हैं बेटा, देखो 2 की 4 बातें हैं। 2 क्या कह रहा है, पहली बात क्या है 2 की,
The contributions or payments made by investors by whatever name called are pooled and utilized for the purpose of the scheme or arrangement. किसी भी नाम से इकट्ठा किया हुआ पैसा अगर वो स्कीम के किसी पर्पस के लिए, ठीक है, स्कीम के में जो पर्पस था उसके लिए इकट्ठा किया गया तो वो क्या है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम. The contributions or payments are made to such scheme or arrangement by investors with a view. क्यों इन्वेस्टर्स ने दान दून नहीं किया था, वो क्या क्यों दिया था, पैसा कमाने के लिए, टू रिसीव प्रॉफिट्स, इनकम, प्रोड्यूस, या तो प्रॉफिट्स या इनकम या प्रोड्यूस. जैसे मैंने कनिष्का का एग्जांपल दिया, हमने खेत एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट किया था मान लो, या प्रॉपर्टी, या वेदर मूवेबल और रिमूवेबल फ्रॉम सच स्कीम और अरेंजमेंट, है ना. मतलब हमने इकट्ठा किया कि चंडीगढ़ में बड़े स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं, एक बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें ना हम बच्चों के लिए पीजी खोलेंगे, एक हॉस्टल टाइप खोलेंगे, मेगा बड़ा हॉस्टल खोलेंगे, उसमें लाइब्रेरी होगी, बच्चों को अच्छा खाना प्रोवाइड करेंगे, अच्छी फैसिलिटीज़ देंगे, ठीक है, तो हमारा बिजनेस चल निकलेगा. तो हमने क्या करा, एक मिलकर ना एक बिल्डिंग बनाई और उसमें हमने बच्चों के लिए हॉस्टल खोल दिया. तो ये भी क्या हो सकती है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, प्रोवाइडेड की कंडीशंस पूरी करे. अब इन कंडीशंस को हम पूरा करते हैं. तीसरा क्या है, प्रॉपर्टी कंट्रीब्यूशन और इन्वेस्टमेंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द स्कीम और अरेंजमेंट वेदर आइडेंटिफाइबल और नॉट. ठीक है बेटा, प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी ली, कंट्रीब्यूशन ली, हमने हवा की बातें करी, हवा में बातें करी, हमने कुछ प्रॉपर्टी बना दी लेकिन वो दिखाई तो देती नहीं, नजरों से कंसीव नहीं होती. हम किसी चीज को एसेट बोल रहे हैं लेकिन वो एसेट कंसेप्ट है कोई, मतलब इंटेंजिबल है, यानी देख नहीं सकते, मतलब इंटरनल कोई चीज है. आपने मतलब क्या झांसा दिया कि आपको क्या सेटिस्फेक्शन मिल रही है, कोई स्कीम बना दी मेंबर बनाने की, ये करो वो करो, लेकिन कोई मटेरियल एसेट दिखाई नहीं दे रहा. इससे फर्क नहीं पड़ता कोई मटेरियल एसेट है या नहीं है. ठीक है बेटा, द प्रॉपर्टी कंट्रीब्यूशन और इन्वेस्टमेंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द स्कीम अरेंजमेंट वेदर आइडेंटिफाइबल और नॉट इज मैनेज्ड ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर्स. चाहे वो आइडेंटिफाइबल है या नहीं है. आइडेंटिफाइबिलिटी यानी इसमें ये नहीं है कि प्रॉपर्टी, वो बिजनेस, वो कोई चीज, वो अरेंजमेंट नजर आना चाहिए. कई स्कीम्स ऐसी होती हैं, कई पोंजी स्कीम्स ऐसी होती हैं, वो पता नहीं कौन सा सेटिस्फेक्शन दे रही है, क्या दे रही है, क्या कंसेप्ट बता रही है, दिखाई नहीं दे रहा नजरों से, इंटेंजिबल चीजें हैं. ठीक है, जैसे मैं किसी का नाम नहीं लेता, किसी ने कोर्स बना दिया कि कोई आपको करोड़पति बनाने का कोर्स करवा रहे हैं, जो मेंबर बनेगा उसको हम एक कोर्स कराएंगे, उस कोर्स में आप करोड़पति बन जाओगे. उसमें हम ऐसे गुर सिखा देंगे एंटरप्रेन्योरशिप, आप बस खतरनाक बन जाओगे. कोई भी बिजनेस में हाथ डालोगे, मिट्टी को हाथ डालोगे, सोना बन जाएगी. ठीक है बेटा, आप गोबर बेचोगे, गोबर बिक जाएगा. मतलब ऐसा कोई कोर्स करवाएंगे हम, ऐसा आपको बस कुछ अलादीन का चिराग दे देंगे. वो कोर्स बना दिया हमने 100 करोड़ का, ठीक है, लेकिन वो आपको दे दिया. अब इसमें हम आइडेंटिफाई कर रही है, सेबी लेंस लगा के ढूंढ रही है कि क्या एसेट क्रिएट की है, एसेट तो नजर नहीं आ रही. तो क्या सीएएस की नेट से बाहर हो गई? नहीं, सीएस की नेट से बाहर नहीं हुई. एसेट आइडेंटिफाइबल है चाहे नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता. एसेट आइडेंटिफाइबल है या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, अब देखो फोर्थ, द इन्वेस्टर डू नॉट हैव डे टू डे, और जो इन्वेस्टर है ना मेन, उनका कंट्रोल नहीं होना चाहिए उसके ऊपर. दे डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ द स्कीम और अरेंजमेंट. अगर ये सारी बातें हैं तो दैट कुड बी अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम. 2A ने क्या कहा, any scheme or arrangement made or offered by any person satisfying the conditions as may be specified in accordance with the regulation. अब ये शर्तें क्या है, ये तो एक्ट की शर्तें हैं, और ये शर्तें कौन सी, रेगुलेशन की शर्तें हैं ना. कंफ्यूज बच्चे, मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हैं, समझ सीएस में कंफ्यूज होकर रह जाते हैं कि दो शर्तें, ये बाद में इंसर्ट किया गया, पहले नहीं था. ये कब डाला गया, बाद में, लेटर डाला गया. और 3 क्या कहता है, 3 कहता है कि देखो, अगर कोई स्कीम कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसती है, नहीं है. अगर कोई स्कीम आरबीआई एक्ट में फंसती है, नहीं है. अगर कोई स्कीम इंश्योरेंस में फंसती है, नहीं है. अगर कोई स्कीम पेंशन में फंसती है, प्रोविडेंट फंड में फंसती है, नहीं है. अंडर कोई स्कीम 74 ऑफ कंपनीज एक्ट में फंसती है, नहीं है. अगर कोई स्कीम 406 एक्ट में फंसती है, नहीं है. निधि कंपनी म्यूचुअल फंड में फंसती है, नहीं है. फॉलिंग अंडर चिट फंड बिजनेस, नहीं है. अंडर एनी बिजनेस कंट्रीब्यूशन मेड इन द नेचर ऑफ सब्सक्रिप्शन टू म्यूचुअल फंड, नहीं है. सच अदर स्कीम और अरेंजमेंट, जो कि किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के लाभ में फंसता है, कि इन स्कीमों को हम कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं मानेंगे. सवाल है क्यों नहीं मानोगे, जवाब दो. इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि वो किसी ना किसी कानून में तो आ रहे हैं. तो डबल कानून बना के डबल लॉज बनाओगे, इतना टाइम है क्या, वेले हो गया आप. इसीलिए नहीं है क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी कानून बने हुए हैं, इसीलिए उनमें फ्रॉड होने के चांसेस कम है. उनके अंदर फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इंतजाम कर रखे हैं, इसीलिए नया कानून बनाने की जरूरत नहीं है. अगर कोई पूल ऑफ फंड्स इनमें अंदर आ जाता है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है.
तो सेक्शन 3 ने नेगेटिव तरीके से सीएस को डिफाइन करने की कोशिश की है। आई होप बेटा मैंने अपनी पूरी जान लगा के आपको बता दिया कंसेप्ट। अब मैं आपको 5-7 मिनट दूंगा यहाँ पे ताकि आप इसकी मीनिंग को कॉम्प्रीहेंड कर सके। मीनिंग दो तरीके से बताया, लिटरल मीनिंग बताया और लीगल मीनिंग बताया। लिटरल मीनिंग कैसे बताया ओपनिंग पैराग्राफ में, और लीगल मीनिंग कैसे बताया सेक्शन 11 ए की और रेगुलेशन की हेल्प लेके, ठीक है। और ये अच्छे तरीके से आपके बुक ने डायग्राम बना के सामने रखा है। दोनों डायग्राम आप भी अपने बुक के डायग्राम आप अपने एग्जाम में जरूर बना के आ सकते हैं, अच्छा इंप्रेशन आएगा इसका, ठीक है। चलो बेटा मैं 5 मिनट आपको ये मैं